हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12th में बिजनेस स्टडी में चैप्टर फर्स्ट में लेवल एंड नेचर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं ये यहाँ पर छोटे रूप में दिया हुआ है, लेकिन हम इनके पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 5। लेकिन यहाँ पांचों चैप्टर्स हैं आगे चलकर। फिलहाल जब हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई प्लान करते हैं कि भाई हमें ये काम करना है, तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं। अगर आपने क्लास 12th में आपका गोल है, आपने डिसाइड कर लिया कि हमें अच्छे परसेंटेज लाना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? प्लानिंग कि अच्छे परसेंटेज लाने के लिए मैं स्कूल में पूरा टाइम ध्यान दूंगा। उसके बाद मैं अपना घर का जो शेड्यूल है, कितने घंटे में कौन से सब्जेक्ट में टाइम दूंगा या दूंगी, या उसके बाद फिर मैं ट्यूशन्स या फिर मैं ऑनलाइन किस तरह से क्लासेस, मतलब हम अपना पूरा चार्ट बनाएंगे, है ना। तो फ्यूचर में, एडवांस में पहले से सोचना कि हमने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसको हम अचीव कैसे करेंगे, वो सोचना, थिंक अबाउट इट, क्या कहलाता है? प्लानिंग। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। हम बुक में पढ़ते हैं, प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइन इन एडवांस what is to be done, when it is to be done and who is it to do it। क्या करना है, कब करना है और कैसे, कौन करेगा, है ना। कोई भी काम कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहाँ करेंगे, सब कुछ पहले से सोचना। These functions set up goal in advance and develop way of achieving them efficiently and effectively। जो भी हम गोल हम डिसाइड कर रहे हैं, उसको हमें efficiently और effectively अचीव करना है। तो कैसे करेंगे, क्या हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या प्लान्स बनाएंगे, है ना। आगे चलकर आप इसमें पढ़ेंगे कि सिंगल यूज प्लान भी होते हैं और मल्टी भी होते हैं। सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग की प्रोसेस। फिलहाल हमें प्लानिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो फ्यूचर में जो भी हमें करना है, उसके बारे में एडवांस सोचना क्या कहलाता है? प्लानिंग। प्लानिंग प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशन टू फेस फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज। However, it must be noted that planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plan to deal with them if and when they occur। देखिए, अगर आपने प्लानिंग कर लिया है फ्यूचर में, तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वो प्रॉब्लम्स कैसी होंगी ये आपको पहले से पता होगा, और जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली है उनसे बचने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपने फ्यूचर में होने वाली सारी असंदिग्धताएं, कॉन्टिजेंसीज के बारे में पहले से पता कर रखा है। फ्यूचर फोरकास्टिंग, है ना, जैसे कि मौसम विभाग, है ना, वेदर यहाँ पे ऐसा होने वाला है, बारिश होगी तेज, ये प्लानिंग के दौरान हमें पता चल गया। अब उसको हम रोक तो नहीं सकते, बट बारिश जब होगी तेज, तो वहां पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हानि ना हो, नुकसान ना हो, वो चीजें हम कर सकते हैं। तो ये हमें पहले से पता कैसे चलेगा? जब हमने प्लानिंग की होगी, है ना। घूमने जाने वाले हैं, गर्मी बहुत है, पता है, प्लानिंग की, प्लानिंग के दौरान हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हम वहां जाएंगे, वहां अगर ऐसा नहीं मिला तो हम ये चीज यूज कर लेंगे, अगर आगे जाके हमें होटल्स में नहीं मिला तो हम वहां जाकर रुक सकेंगे, कजिन्स के यहाँ जाएंगे। तो हम जब प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर में सोचते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी हमें पता चल जाती है कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी है और उन प्रॉब्लम जो फेस करनी है उनका सॉल्यूशन कैसा। तो प्लानिंग से हमें फ्यूचर में होने वाली हर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन के लिए पहले से हम सोच सकते हैं।
नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग, सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग। Organizing is a function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan. Organization का क्या गोल है, उसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम कितने प्रोडक्ट पर काम करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट कैसे होंगे, फंक्शनल या डिविजनल, ये सब हम आगे बात करेंगे। हम प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बांटेंगे या वर्क वाइज, है ना, कि स्टॉक डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग। तो ये वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड हुए। अगर हम प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करें कि भाई हम 3 चीजें बना रहे हैं, सोप, शैम्पू, तो शैम्पू का डिपार्टमेंट अलग, सॉप का डिपार्टमेंट अलग। तो हम हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे रखेंगे, हम कितने लोगों को टॉप लेवल मतलब मिडिल लेवल में कौन रहेगा, सुपरवाइजर्स में कौन रहेगा, कितने वर्कर्स रहेंगे, वर्कर्स को क्या ड्यूटीज दी जाएंगी, सुपरवाइजर्स को क्या होगा, सब चीजें किस तरह से सिलेक्शन होगा, मतलब कि किस तरह से रिसोर्सेस को हम मैनेज करेंगे, कहाँ से हम रिसोर्सेस लाएंगे, सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग करना। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, और फिर उन सबको करने के लिए हमें किन लोगों की जरूरत है, हमें क्या क्या किसको पावर देना होगा, क्या अथॉरिटी देना होगा, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देंगे, ये सब ऑर्गेनाइजिंग है ना। फिर इसी में 2 पॉइंट दिए हैं, एग्जामिन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान, इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। वही चीज वापस से कह रहा है कि भाई हम जो हमारा टास्क है, हमें जो करना है, हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या ड्यूटीज देनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें इस प्लान के दौरान चाहिएंगे, उन रिसोर्सेज को अरेंज करना। जो हमारा टास्क है, जो हमारा प्लान है, उसको अचीव करना है, तो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, है ना, हम कितने डिपार्टमेंट ओपन करेंगे, उन डिपार्टमेंट में क्या अथॉरिटी होगी, है ना, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे ग्रुप के टास्क कैसे होंगे, ये सब डिसाइड करना। थर्ड आता है स्टाफिंग। इसको कह सकते हैं हम राइट पर्सन राइट प्लेस, सही व्यक्ति सही जगह पर, सही व्यक्ति को चुनना, सिलेक्ट करना। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास अच्छे वर्कर्स, अच्छी टीम नहीं होगी, स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, आप अपना टास्क अचीव नहीं कर सकते। स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, है ना, सही व्यक्ति को चुनना सही काम के लिए। अब मैं ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट करके कंप्यूटर पर बिठा देती हूँ जिससे कंप्यूटर का वर्क ढंग से करना ही नहीं आता, और वहीं पर यदि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बिठाती हूँ जो कंप्यूटर का पूरा काम जानता है, तो मेरा वर्क जल्दी होगा। तो स्टाफिंग के दौरान हम राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट प्लेस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें अच्छे लोग जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें हमारा जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें कौन से व्यक्ति को चुनना है, वो यहाँ पर देखा जाता है और उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शन इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, है ना। यहाँ पे हमें जो हम सिलेक्ट करके लेकर आएंगे वर्कर्स को या एम्प्लॉयज को, उनको हम ट्रेंड भी करेंगे, है ना, और उसके बाद हम उनको पहले से रिक्रूटमेंट, पहले भर्ती निकालेंगे, फिर सिलेक्शन करेंगे, और फिर उनको सिलेक्शन करने के बाद जहाँ पर हम उन्हें प्लेसमेंट करेंगे वहाँ पर ट्रेंड करेंगे, और फिर उन्हें जॉब ऑफर भी करते हैं, जॉब भी देते हैं। तो स्टाफिंग के दौरान सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना। फिर फोर्थ, डायरेक्टिंग। अब आपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट कर लिया, अब उन्हें समय समय पर मोटिवेट करना होगा,
उनको क्या काम करना है इसका डायरेक्शन भी देना होगा, निर्देश देना होगा कि आपको ये काम इतने समय में कंप्लीट करके देना है, बताना भी होगा स्ट्रेटेजी के इस काम को आपको कैसे करना है। तो ये सब कहलाता है डायरेक्शन। वंस द एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट दैम एंड गेट द वर्क डन। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज को सिर्फ सिलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट करना होगा, आपको बताना होगा, उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि आपको क्या काम करना है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग दैम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज, कम्युनिकेटिंग विद दैम, है ना। इसके अंदर क्या क्या आएगा? मोटिवेशन, सुपरवाइजेशन और कम्युनिकेटिंग। एम्प्लॉयज के साथ आपको बातचीत करनी होगी, उनको काम के लिए मोटिवेट करना है कि आप ये काम कर सकते हैं। यदि वो थोड़े से निराश हो गए, हेजिटेट हो गए या वो हिचकिचा रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, सुनना और उनको इंस्ट्रक्शन देना, ये सब डायरेक्शन में आएगा। और लास्ट, जब आपने उनको वर्क एम्प्लॉयज को ये बता दिया कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है, पहले से एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखा है कि 4 घंटे में इतना काम होना चाहिए। कंट्रोलिंग, आप वहीं पर खड़े होकर ये देखेंगे कि भाई हमने सोचा था कि 4 घंटे में वर्कर्स इतना काम कर लेंगे। 4 घंटे बीतने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए कि आपने जो काम दिया था वो उतना काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये डेविएशन कहाँ से आए, ये रीजंस क्या हैं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसको दूर करना, ये कंट्रोलिंग। एग्जाम्पल, टीचर ने कहा 1 घंटे में 5 क्वेश्चंस करना है। आपका स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि 1 घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। 1 घंटा बीतने के बाद टीचर ने देखा कि क्या आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। यदि आपके हो गए, मतलब टीचर ने जो डायरेक्शन दिया था और जो उसने देखा वहां पर खड़े होकर, तो उसका कंट्रोल भी हो गया, आपके 5 क्वेश्चंस हो गए। बट आपके 3 क्वेश्चंस ही हुए, तो फिर टीचर पूछेगा आपसे कि भाई आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, आपने 3 क्यों किए। स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों में डिफरेंस हुआ। हमने आपका डिसाइड किया था 5 क्वेश्चन का वर्क और आपने कितने किए? 3, मतलब डेविएशन आया, डिफरेंस आया वर्क में। तो वो डिफरेंस क्यों आया, उस डिफरेंस को दूर करना है। ये सारा काम कंट्रोल में होता है। In these function, managers try to match the actual performance with the planned performance, है ना। एक होता है कि इतना आपको काम करना है, वो planned performance, और एक आपने जो एक्चुअल में किया। There is no match between both them. Manager try to find out the reasons of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan. Corrective measures, हमने प्लान किया था कि 5 क्वेश्चंस, आपने एक्चुअल में किए 3, तो जो डेविएशन आया वो क्यों आया, उसको रीजंस को दूर करके हम आपको 5 क्वेश्चंस करवा दें, तो वो हो गया कंट्रोलिंग। Controlling functions refer to all the performance, measurement and follow-up action that keep the actual performance on the path of plan. Controlling का मतलब यही होता है कि सारे मेजरमेंट लेकर हम इस तरह से आपसे काम करवाएं कि आपने जो डिसाइड किया था और एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आए वो बिल्कुल सही आए। अगर टीचर सिर्फ कह दे कि आपको ये क्वेश्चंस करना है और टीचर चला जाए तो आपका काम होगा नहीं। टीचर को वहीं खड़े होकर कंट्रोल करना होगा, तब जाकर आप अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो मैनेजमेंट, दूसरों से काम करवाना, दूसरों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। और मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करना होगा, प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला, फिर उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, फिर स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग। मेन कितने फंक्शंस हैं? 5। ये 5 फंक्शंस जब हम कंप्लीट करते हैं तो मैनेजमेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य, आपस में तालमेल बिठाना। 5 फंक्शंस थे, पांचों फंक्शंस को एक सिंक्रोनाइज करके एक साथ मिलाकर इस तरह से काम करना कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। घर में यदि एक फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली,
तो उस पूरी फैमिली में चाचा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, भैया हैं, दीदी हैं, सब हैं। दादाजी उन सब को एक साथ बांध कर चलते हैं, सिंक्रोनाइज करके चलते हैं। तब सब लोग दादाजी की बात सुनते हैं और एक वो अच्छी फैमिली कहलाती है। और यदि उनका एक फैमिली बिजनेस होता है तो वो बहुत अच्छे से चलता है। और वहीं यदि उनमें डिस्प्यूट हो, अलग अलग हो, तो ना तो उनकी शॉप अच्छे से मेंटेन हो पाएगी, घर में भी डिस्प्यूट होंगे, रोज झगड़े होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, लेकिन इन 5 फंक्शंस के ऊपर यदि मैं बात करूं तो वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बिना हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। सारे डिपार्टमेंट को एक साथ उनकी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना, सबको मिलाकर एक साथ काम करना। एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म 5 बेसिक फंक्शन। जो 5 हमने अभी फंक्शन पढ़े वो तो हर मैनेजर को करना है। These functions are linked and synchronized by a concept called coordination. प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है और आपका कंट्रोलिंग है, इन डायरेक्शन है, इन सब को सिंक्रोनाइज कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। यहां पर देखो है ना डायग्राम। तो कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से दादाजी पूरे परिवार को बांध कर रखते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बाइंडिंग फोर्स है जो मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट को, मैनेजर की जितनी भी एक्टिविटीज है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करके हम गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अगर इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस का क्या मतलब हुआ? ऐसी क्वालिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है? सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस 5 हैं। 5 फंक्शंस में कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो। हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। The process of coordination begins at planning stage when top management, सबसे पहले टॉप लेवल होता है जो स्ट्रेटजी बनाता है, रूल्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है। तो सबसे पहले वहां पे कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि वो लोग मिलकर आपस में पॉलिसीज बनाते हैं। फिर बेस्ड ऑन प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने डिपार्टमेंट होंगे, वहां पर भी सब मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं। स्टाफ के अंतर्गत जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो एक कमिटी बैठती है, वर्कर्स को किस तरह से सिलेक्ट करना है, सब आपस में मिलकर बात करते हैं और सारी एक्टिविटीज करते हैं। फिर उसके बाद जो प्लान है उसको ध्यान में रखकर किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से डायरेक्शन देना है, वहां पे एक पूरी कमिटी होती है। और कंट्रोलिंग, कि किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और जो हमने प्लान बनाया है, जो हमने स्टैंडर्ड प्लान बनाया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसको देखना कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी हमने सारे प्लान पढ़े थे ना, मतलब सारे प्लान मतलब सारे फंक्शंस पढ़े थे। उन सारे फंक्शंस में हर जगह कोऑर्डिनेशन है। अगर सुपरवाइजर अपने वर्कर्स के साथ मिलकर काम नहीं करेगा तो वर्कर सुपरवाइजर्स की बात नहीं सुनेंगे। सुपरवाइजर्स को अपने मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हर बात सुननी पड़ती है ना। रिसोर्सेज को हम एलोकेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को साथ में लेकर काम करना है। हर जगह हमें मिलकर काम करना है, हर जगह मिलकर काम करना है। मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे मैनेजरियल फंक्शंस में जरूरी है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। अभी हमने बात करी तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेशन जरूरी है। एंड थर्ड, कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट, यदि कोई भी कंपनी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाती है, फेल हो जाती है, तो कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
इसको छोड़कर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्रिकेट यदि टीम आपस में मिलकर नहीं काम करेगी, नहीं खेलेगी, तो मैच कभी नहीं जीतेगी। और मिलकर खेलेगी, टीम स्पिरिट होगी, तो डेफिनेटली वो जीतेगी, है ना। तो कोऑर्डिनेशन, अगर आपको सरवाइव करना है, अगर आपको सक्सेस लेनी है, गोल अचीव करना है, तो कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। अगर मैं इसकी कंक्लूजन की बात करूं और आप ये चार्ट यदि देख रहे हैं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन और एफर्ट ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग बहुत सारी यूनिट्स है, सारी यूनिट्स को एक साथ मिलकर काम करवाना कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विथ मिनिमम कॉस्ट। हमारा सबका एक ही उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि खर्चा कम से कम आए। After analyzing the above feature, we can say that coordination is not a simple function of management, but it is the essence of management. सारे functions basic हैं, उनके बिना management complete नहीं होता, but उन सब में अगर मैं essence की बात करूं, महत्वपूर्ण important की बात करूं, तो है coordination। अगर इन सारे functions में coordination नहीं होगा तो हम goal achieve नहीं कर पाएंगे। अब आता है कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स में वही बात फिर से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अलग अलग जितने ग्रुप हैं उन सब ग्रुप के एफर्ट को एक साथ मिलाकर एक डायरेक्शन में काम करवाना कोऑर्डिनेशन होता है। कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका सबका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग है, काम करने की अलग अलग स्टाइल है, और हम चाहते हैं कि वो सब मिलकर एक डायरेक्शन में काम करें। अलग अलग लोग, अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, और हम चाहते हैं कि वो सब एक साथ मिल जाएं। तो कैसे होगा? कोऑर्डिनेशन से। नेक्स्ट, ensure unity of effort. Coordination always emphasis on unifying the effort of different departments because conflicts effort may cause damage to organization. हम चाहते हैं, देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और यदि हम इन सब के डिपार्टमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेशन करके नहीं चलेंगे, इन सब की एक्टिविटीज को एक साथ यूनिटी बनाकर नहीं चलेंगे, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। आपस में वो मिलकर काम नहीं करेंगे तो झगड़े होंगे तो इसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन पर। तो हम चाहते हैं कि जो एफर्ट है वो एक साथ मिलकर लगे, सारे डिपार्टमेंट के जितने एफर्ट हैं वो एक डायरेक्शन में हो। कंटिन्यू प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। फर्स्ट फंक्शन से लेकर लास्ट फंक्शन तक कोऑर्डिनेशन हर जगह अप्लाई होगा। कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, although its degree may vary. It begins at planning stage and goes on till controlling stage. यही मैंने कहा कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर जगह, हर लेवल, हर स्ट्रेटेजी, हर प्लान, हर जगह कोऑर्डिनेशन चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यूस, परवेसिव फंक्शन है। अभी बात की थी, हर लेवल पे होता है, हर जगह होता है, कहीं भी कोऑर्डिनेशन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन इज नॉट द टास्क ऑफ ओनली टॉप लेवल मैनेजर। सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर चले, बट मैनेजर working at different level to try to coordinate the activities of the organization. हर डिपार्टमेंट, हर लेवल पर हर व्यक्ति को जरूरत है अपने साथ मिलकर दूसरों से काम करवाना। टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल का काम क्या है
कि जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको इंटीग्रेट एक साथ मिलकर। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। टॉप लेवल जो है उसने जितनी भी एक्टिविटीज बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, रूल्स बनाने हैं आगे के लिए, तो वो किस तरह से बनाए ताकि सब मिलकर काम कर सकें। मिडिल लेवल को जितने डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए हैं उन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के साथ मिलकर काम करना है, सारी एक्टिविटीज में बैलेंस बनाकर रखना है। और लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटीज। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लोअर लेवल होता है, सुपरवाइजर होता है, उसका काम क्या है? वर्कर्स के साथ तालमेल बिठाकर काम करना। टॉप लेवल का काम है कि मिडिल लेवल के साथ अच्छे से बात करना, मिडिल लेवल को कितने डिपार्टमेंट बनाने हैं, उनको क्या क्या काम करना है, ये सारी चीजें टॉप लेवल बनाएगा, सोचकर प्लान बनाएगा। पर वो प्लान बनाते वक्त कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। Every manager tried to coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos। मतलब हर मैनेजर का ये काम होता है, गोल होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मिलकर काम करना है, सारे डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, केओस मतलब गड़बड़ी ना हो, ये हर एक मैनेजर का पहला वर्क होता है, उसकी ड्यूटी होती है। While performing various activities in the organization, manager deliberately perform coordination function। इसलिए काम के दौरान हर मैनेजर ये सोच समझ कर काम करता है और कोऑर्डिनेशन को वहां पर हो इसे परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करता है। और यदि मैनेजर कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली हम गोल अचीव करेंगे। इन सब का मतलब सिर्फ ये है कि कोऑर्डिनेशन जो है उसका मतलब है सारे एफर्ट को एक जगह इंटीग्रेट कर मिलाकर एक डायरेक्शन में लगाना। यूनिटी बनाते हैं एफर्ट्स की, सबको एक साथ मिलाते हैं, एक कंटिन्यू प्रोसेस में कोऑर्डिनेशन का काम चलता है। परवेसिव फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, हर जगह होता है और सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर काम करना, तभी हम गोल अचीव कर सकेंगे। ये कोऑर्डिनेशन के नेचर हुए। कोऑर्डिनेशन फंक्शन बेसिक तो 5 है, बट ये सब्सिडियरी फंक्शंस बोल सकते हैं, इसेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन के बिना हम सारे फंक्शंस को नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट होता है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी पढ़ा हम लोगों ने इतना सारा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। अब यदि आप कोऑर्डिनेशन करोगे तो क्या बेनिफिट है आपको? आप मिलकर काम करोगे तो क्या बेनिफिट है? सिंपल सी बात है, गोल अचीव होगा, मिनिमम कॉस्ट होगी, इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, है ना। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन साइज। सबसे पहले नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, because in large organization there are more number of person working, each individual has his own need and objective। हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल की अपनी जरूरतें, अपने उद्देश्य होते हैं। so there is more need to bring together or synchronize the effort of these employees towards common goal। देखिए, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ा करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा हो, आपके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करें, तो जितने एम्प्लॉयज़ काम करेंगे सबकी ज़रूरतें अलग अलग हैं और हम यदि उन सब के एफर्ट को सिंक्रोनाइज करके एक कॉमन गोल में लगाना चाहते हैं तो वो किससे पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन से। तो कोऑर्डिनेशन से हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं सोचते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चल पाते हैं, तो आप कभी भी बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे।
तो कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ? ग्रोथ इन साइज। नेक्स्ट, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। Function of an organization are divided into department, division and section. In an organization, there may be separate department of finance department, production department, marketing department. All these departments may have their own objective, policies and their own stage of working. है ना? कितने सारे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज, और इन सब डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को यदि हमें इंटीग्रेट करना है, एक साथ मिलकर यदि काम करवाना है, तो कैसे कर सकते हैं? कोऑर्डिनेशन से। बहुत सारे वर्क हैं, फंक्शन का मतलब होता है बहुत सारे काम है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के ऊपर मैनेजर है, कितने सारे वर्क हैं, सारे वर्क को एक साथ यदि हमें ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करना है तो वो बस एक फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से हम सारे कामों को एक साथ एक डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एंड लास्ट, स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टरिस्टिक। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का आज का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने वर्क में स्पेशलाइज्ड हो। Therefore, organization need to employ specialist or expert, feel that they are the only qualified people and they always take right decision in right direction. There are number of specialists working in the organization. If all of them work in their own way, it will result in chaos and confusion. हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एक्सपर्ट हो। दो एक्सपर्ट को साथ में यदि बिठा देंगे, ये एक्सपर्ट अपने डिसीजन, अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, ये अपनी, कहते हैं ना एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, एक जगह आप दो सुपीरियर को नहीं बिठा सकते। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन हो, अच्छे अच्छे टॉप लेवल के लोग हो, अच्छे एक्सपर्ट लोग हो, लेकिन फिर वहां पे क्या होंगी? कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट। वो सोचेगा कि भाई मेरी बात को माना जाए, ये सोचे कि मेरी बात को माना जाए। तो अच्छे सुपीरियर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा? उनको भी एक लाइन में, एक वे में लाने के लिए हमें वहां भी क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के स्पेशलाइजेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही एक्सपर्ट होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो होंगे वो अपनी अपनी बात रखेंगे, तो एक्सपर्ट्स के बीच में भी झगड़े हो जाएंगे, वहां भी गड़बड़ी होगी, वहां भी केओस हो जाएंगे। तो इस गड़बड़ी को ना हो, इसके लिए हमें वहां भी क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन? कोऑर्डिनेशन। तो सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन कॉमन डायरेक्शन एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट। अगर हम चाहते हैं कि सारे स्पेशलिस्ट का हमें फायदा हो, तो हमें सारे स्पेशलिस्ट को, उनकी एक्टिविटीज को, उनके प्लान्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? कोऑर्डिनेशन। तो देखा आपने, कोऑर्डिनेशन, मिलकर काम करना। अब यदि मैं कहूं कि मुझे और आपको, हम दोनों को यदि तालमेल बिठाना है, हम दोनों अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमारा गोल क्या है कि 12th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन इसेंशियल एलिमेंट है, महत्वपूर्ण एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना हम अपनी फर्म का गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और इंपॉर्टेंस, क्या फायदे होते हैं? तो साइज ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, गोल अचीव हो सकता है, अलग अलग जितने फंक्शंस हैं सब में, सारे फंक्शंस हैं, वर्क हैं, उन सब की एक्टिविटीज को हमें एक साथ लाना है तो कोऑर्डिनेशन करना होगा। और यदि हम स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, हम एक्सपर्ट्स की सारी उनकी काम को, यदि हम उनकी सारी प्लान्स को एक साथ लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें बेनिफिट मिले उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, तो वहां पे भी हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा, क्योंकि दो शेर कभी भी सामने नहीं रह सकते। तो अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की।
तो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आप लोगों को कहीं भी लगता है कि भाई ये टॉपिक अच्छे से नहीं हुआ है या इसकी जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे सबसे रिलेटेड। तो आपका वर्क है सारे वीडियोस को देखकर एक बार हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा एमसीक्यूज करेंगे तो मेरे पढ़ने के साथ आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के साथ।